अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नया मंथ और नए मंथ की जो है वो नई फोरकास्ट आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। एक दिन इसलिए और गुजारा क्योंकि वीकेंड भी था, तो सोचा कि एक साथ ही जो है डिस्कस कर लिया जाएगा वीकली क्लोजिंग को भी, मंथली क्लोजिंग को भी। मंथ एंड बहुत ख़राब हुआ है, बहुत ख़राब हुआ है और नज़र आ रहा है क्यों ख़राब हुआ है। एक फंडामेंटल चेंज है मुल्क के अंदर और उस फंडामेंटल चेंज में वही दोनों पॉइंट्स इस वक्त जो हैं वो सामने आ रहे हैं, जो कि मैं पिछले 1.5 महीने से हाईलाइट करता रहा कि एक अफ़गानिस्तान, ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो थोड़ा सा ख़राबी की तरफ बढ़ रही है और अभी तक कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हैं कि हमारी पॉलिसीज़ क्या हैं और हमारी स्टैंडिंग क्या है, हम किधर खड़े हैं दुनिया में। इवन के दुनिया के तकरीबन जितने भी प्लेयर्स इस रीजन में जिनका स्टेक है, उनकी पॉलिसीज़ काफ़ी क्लियर हैं, वो उनके स्टांस काफ़ी क्लियर हैं, सिवाय हमारे, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट हम ही हैं और अफ़गानिस्तान का इशू सबसे ज़्यादा हमारे लिए ही मैटर करता है। लेकिन हम खुद ही इस वक्त जो है वो डबल माइंडेड हैं कि हमें करना क्या है, या डबल माइंडेड हम नहीं भी होंगे, कम से कम हम कौम को एतमाद में नहीं ले रहे। और जब हम, क्योंकि देखिए मैं और आप, हमारा कोई पॉलिटिकल किसी के साथ भी एफिलिएशन नहीं हो सकती, हम स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे होते हैं। जो भी चीज़ मार्केट के लिए अच्छी होगी वो हमारे लिए अच्छी है और जो भी चीज़ मार्केट के लिए बुरी होगी वो हमारे लिए बुरी है। अब वो चाहे पॉलिसीज़ हों चाहे लीडरशिप हो, ठीक है। मैं कोविड के टाइम से ही ऑप्टिमिस्ट रहा, लोगों को बाय कॉल देता रहा। अपने यूट्यूब का ये सिलसिला जब से शुरू किया था, 31,000 से 49,000 तक की एक जर्नी हमने अच्छी देखी मार्केट में। ये अलग बात है कि किस अंदाज से बाज़ार चली। अब जाके आजकल मैं सुनता हूँ अक्सर लोग जो है वो इंडेक्स को जो है वो अवॉइड करने की बात करते हैं और आज लोगों को ये बात समझ आ रही है कि आपका इंडेक्स जो है वो ट्रू रिफ्लेक्शन नहीं है आपकी स्टॉक मार्केट की। हाईली मैनिपुलेटेड इंडेक्स है और ये आज से नहीं है। मैं हिस्ट्री बता देता हूँ कि अगर देखा जाए तो 2008 तक, 2007 दिसंबर तक आपके स्टॉक मार्केट का जो हाईएस्ट एवर लेवल था वो था 15,700 इंडेक्स और उस वक्त मेरी मार्केट की कैपिटलाइजेशन थी 65-66 बिलियन डॉलर्स। और फिर उसके बाद एक मार्केट में 6-8-10 साल का जो है वो 6-8 साल का जो है वो एक बुल रन रहा और मार्केट ने 53,000 इंडेक्स दिखाया। उस 53,000 इंडेक्स पे आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन हुई 100 बिलियन डॉलर्स। तो अब आप खुद कैलकुलेट कर लें कि 16,000 इंडेक्स की मार्केट 65 अरब डॉलर की थी और 53,000 इंडेक्स की मार्केट जो थी वो 100 अरब डॉलर की थी। तो ये क्लियर ही डायरेक्शन नज़र आती है कि ये उस वक्त से ही मैनिपुलेटेड है। अगर ये ट्रू रिफ्लेक्शन 60,000 इंडेक्स और 50,000 इंडेक्स अगर हमारी ट्रू रिफ्लेक्शन होता तो फिर हमारी जीडीपी भी इतनी नज़र आती, हमारे फॉरेक्स रिजर्व भी इतने होते, हमारा रुपये भी इतना स्ट्रेंथन हो चुका होता और हम इतने मजबूत जो है वो फाइनेंशियली मजबूत हुए हुए होते। ये कभी भी आपकी जो है वो ट्रू रिफ्लेक्शन नहीं रही इस इंडेक्स के अंदर। जो लोग पुराने पिछले गवर्नमेंट के दौर में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी और जो मार्केट में पहले से हैं, वो इस बात को थोड़ा सा रिकॉल करें कि अक्सर ऐसा होता था कि 5 दिन में 4,000 पॉइंट इंडेक्स बढ़ गया और पोर्टफोलियो वहीं के वहीं हैं। तो उस वक्त भी यही होता था कि चंद सेलेक्टेड आइटम्स, चंद सेलेक्टेड सेक्टर्स वो बहुत हायर पी मल्टीपल्स पे ट्रेड हो रहे थे, जिनमें ऑटो सेक्टर था, जिनमें सीमेंट सेक्टर था, जिनमें स्टील सेक्टर था, जिसमें फार्मास्यूटिकल थे। ये मैं लास्ट गवर्नमेंट के टेन्योर की बात बता रहा हूँ। और ये कोई 25 के पी मल्टीपल पे ट्रेड हुआ, कोई 28 के पी मल्टीपल पे ट्रेड हुआ, जबकि मार्केट आपकी 12 के पी मल्टीपल पे ट्रेड हो रही थी। तो मैनिपुलेशन तो ये इंडेक्स की जो है वो पुरानी है, कोई नई बात नहीं है। हम कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकते कि हम जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है उस हिसाब से हम जो है वो 44,000 इंडेक्स या 45,000 इंडेक्स पे बैठें। अगर जस्टिफाई करने पे जाएं तो इसको जस्टिफिकेशन इसकी बनती नहीं है। और अभी ये तो इंडियन मार्केट तो आज से कुछ टाइम पहले ही अभी इसमें एक नया बुल रन आया है। अदरवाइज़ हमारा इंडेक्स और इंडियन इंडेक्स जो था वो ऑलमोस्ट जो है करीब ही था। तो इसका ये मतलब नहीं था कि कोई हम इंडिया की मार्केट के बराबर आ गए थे। हमारा इंडेक्स मैनिपुलेटेड था, उनका इंडेक्स जो था वो जेन्युइन था, क्योंकि बहुत बड़ा डिफरेंस है हमारे जो है फंडामेंटल्स में और उनके फंडामेंटल्स में। मैं फाइनेंशियल फंडामेंटल्स की बात कर रहा हूँ। अब चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो हमारा दोस्त है दुश्मन है, मैं दोस्त और दुश्मन की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हम कंपैरिजन करने लगते हैं इंडियन मार्केट। आजकल बड़ा शोर मचा हुआ है, देखो इंडिया की मार्केट 60,000 हो गई।
इंडिया की मार्केट में पिछले 2 महीने के अंदर, पिछले 2 से ढाई महीने के अंदर जो है वो नॉट मार्केट, उनके जो फॉरेक्स रिजर्व हैं उसमें $100 बिलियन का जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। उनके यहाँ एफडीआईज बहुत ज़्यादा आ रही हैं, उनके यहाँ नई इन्वेस्टमेंट बाहर से बहुत ज़्यादा आ रही है, और हम यहाँ पर $5 और $10 के लिए तरस रहे हैं। तो बहुत बड़ा फ़र्क है, कोई कंपैरिजन नहीं है। इंडेक्स ये मैनिपुलेटेड है, एक बात बड़ी क्लियर रखें। अच्छा, और अभी भी यही हुआ। अगर आप अब ये रिसेंट जो नया इन्वेस्टर आया है, कोविड के बाद आया है, तो उनको भी मैं थोड़ा रिकॉल करा देता हूँ कि बाज़ार आपका फ्रॉम 31,000 टू 42,000 तो बाज़ार में रिकवरी थी, अक्रॉस द बोर्ड सेक्टर्स ने जो है वो रिकवरी ली थी। लेकिन 42,000 इंडेक्स और 40,000 इंडेक्स के दरमियान जब 3 महीने मार्केट फंसी थी, वहाँ के वो जो ब्रेकआउट हुआ, वहाँ से जो बाज़ार चला, तो मैं आइटम्स के नाम ले देता हूँ, लेकिन ये मैं नाम सिर्फ समझाने के लिए ले रहा हूँ कि 42,000 इंडेक्स के बाद टीआरजी चला, एनआरएल एटीआरएल चला, और इसी तरह आप नोट करें नेटसोल चला, इसी तरह सिस्टम्स लिमिटेड चला। बहुत, यानी 6, 8, 10 आइटम थे जो आप टिप्स पे गिन सकते हैं कि जिनके ऊपर इंडेक्स के अंदर एक हाइप क्रिएट होती चली गई। वरना आपके 80, 85 और 90% जो थे ब्लू चिप, जो वो शेयर्स जिनका इंडेक्स में वेटेज है, उनके अंदर कोई बड़ी प्राइस अप्रिसिएशन नहीं आई। इवन के आपने ये भी देखा कि लास्ट 2 क्वार्टर्स में सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर, बल्कि किसी भी सेक्टर का मैं क्या नाम लूँ, आप ये देखें कि तमाम सेक्टर हमारी मार्केट में लिस्टेड कंपनीज जितनी भी जिन सेक्टर्स की भी हैं, 99% जो कॉर्पोरेट ग्रोथ आई है वो एक बड़ी ग्रोथ हमने देखी। लेकिन उसके बाद भी मैं और आप यही डिस्कस करते रहे कि मार्केट में जो डीएफआईज हैं, मार्केट में जो म्यूचुअल फंड्स हैं, बैंक्स हैं, ये अपना पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा है। और ये वो पॉइंट था जो मैं अकेला आदमी था, मैं ये बात बहुत टाइम से, पिछले 4 महीने 5 महीने से ये बात रेस कर रहा हूँ कि ये मार्केट सिर्फ इंडिविजुअल के हाथ में रह गई। भाई एफआईपीआई डाटा चेक करें कि सिर्फ इंडिविजुअल का जो बाय सेल का जो वॉल्यूम है वो तो इम्प्रेसिव है, अदरवाइज़ बाकी सारे टाइम पास करने आ रहे हैं यहाँ पर। इनको कोई इंटरेस्ट मार्केट से नहीं था। क्यों नहीं था? वो सही थे। वो इसीलिए नहीं था कि वो ट्रस्ट नहीं कर रहे थे कि जो पॉलिसीज़ जिस तरफ लेके जा रहे हैं हम, उस पर ट्रस्ट नहीं किया गया। अगर आपकी इकॉनमी वक्ती तौर पे थोड़ी सी मजबूत हुई भी नज़र आई थी, उस पर ट्रस्ट नहीं किया उन्होंने। और वही हुआ कि अब आप ये देख रहे हैं कि 3 साल तो ये इंतज़ार कराया गया कि मुश्किल वक्त है, कड़वी दवा है, पीनी पड़ेगी। वो 3 साल के बाद जब ये हमने सुना कि इकॉनमी अब हमारी स्ट्रांग हो गई है, तो ये हफीज़ शेख साहब को क्यों हटाया था? हफीज़ शेख साहब को इसीलिए हटाया गया था कि इन्होंने आईएमएफ की सारी बातें मान ली थी, और प्राइम मिनिस्टर ने हमारे कहा था कि नहीं जी, हम तो स्ट्रांग हो चुके हैं, अब हमें इनकी इतनी बातें मानने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको हटा रहा हूँ और नया फाइनेंस मिनिस्टर ला रहा हूँ। नए फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में भी यही कहा था और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही कहा था कि हमें ज़रूरत नहीं पड़ी कि आईएमएफ की हमारी बात माने, और हम नेगोशिएट करेंगे इनसे बिजली पे और पेट्रोल पे। 3 महीने बाद नेगोशिएट करने के बाद डिसाइड ये हुआ कि होगा वही जो हफीज़ शेख साहब ने कहा था। तो ये मेरे हिसाब से देखें, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, ठीक है, मेरा ना कोई पॉलिटिकल किसी के साथ एफिलिएशन हो ही नहीं सकता, और मैं तो वो बताऊंगा जिस बात को मैं कल को जस्टिफाई कर सकूं, ठीक है। मैं यहाँ बैठ के एडवाइजरी नहीं कर रहा, मैं तो ये सिर्फ अपनी बातें रिकॉर्ड पे ला रहा हूँ कि सारी ज़िंदगी ये टेक्नोलॉजी के चक्कर में ना बंदा मर जाता है, लेकिन ये वीडियोस रह जाएंगी, ठीक है ना, याद आएगा लोगों को कि किस वक्त क्या था। मैंने जो चीज़ें रेकमेंड जब कभी भी किसी को की, वो ठीक थी रिकमेंडेशंस या नहीं, वो इस तरह पता चल सकता है कि लास्ट 2 क्वार्टर्स के आप उन सेक्टर्स की अर्निंग्स और उनकी ग्रोथ उठा के देख लें। ज़बरदस्त किस्म की ग्रोथ, ज़बरदस्त अर्निंग्स, ज़बरदस्त पे आउट्स आने शुरू हो गए। उन कंपनीज़ के पे आउट्स आने शुरू हो गए जो पिछले 3 साल से पे आउट नहीं कर रही थी, लॉसेस में थी, वो प्रॉफिट में आई और उनके पे आउट्स भी आए। लेकिन उन पे आउट्स के बाद भी मार्केट में वो प्राइस एप्रिसिएशन उनमें नहीं आ रहा था। यही एक बड़ा क्वेश्चन मार्क हमारे सामने था, और इसी चीज़ ने हमें थोड़ा सा अलर्ट किया हुआ था कि ये मार्केट क्यों नहीं रिएक्ट कर रही उसके ऊपर। क्योंकि देखिए, मार्केट इज़ ऑलवेज राइट। मार्केट बहुत सी चीज़ों को, आने वाली चीज़ों को जो है वो देख रही होती है और उसको डिस्काउंट कर रही होती है। फिर जो रीज़न अब सामने आया है कि बाज़ार में इन बड़े प्लेयर्स का पार्टिसिपेशन क्यों नहीं है, वो यही है कि हम बेसिकली 3 साल
कड़वा घूंट पीने के बाद, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होने के बाद और तमाम चीज़ें हमारे फाइनेंशियल ज़बरदस्त होने के बाद हमने कौम को ये खुशखबरी दी कि डॉलर हमसे नहीं संभल रहा और इम्पोर्ट्स हमसे गलती हो गई कि हमने ज़्यादा इम्पोर्ट्स कर ली। ये मेरे ऑफिस की ये मेरा जो इधर अगर ये ब्लाइंड्स में उठा लूँ तो सामने पोर्ट नज़र आता है। इस पोर्ट पे यहाँ से समंदर इतना नहीं नज़र आता जितनी इम्पोर्टेड गाड़ियाँ नज़र आती हैं। एक गाड़ियों का समंदर खड़ा हुआ है माशाल्लाह। तो इतने तो सुपर लग्जरी लोग हैं हम कि इतनी गाड़ियाँ हमने मंगवा ली और अब जो है वो टीवी प्रोग्राम में फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने हमारे कहा कि यार गलती हो गई हमसे। ये वही बात है कि एक सिक्योरिटी गार्ड गोली चला दे और कह दे गलती हो गई, 6 बंदे मर गए। तो स्टॉक मार्केट के लोग तो मर गए इस चक्कर में भाई कि इस गलती की वजह से अब आप IMF के पास जा रहे हैं। आपने 3 महीने पहले कहा था कि IMF के से हम अपनी बात मनवा लेंगे, फ़िलहाल उनकी बात मानने जा रहे हैं। तो ये वो अनसर्टेनिटी है जिसकी वजह से मार्केट ख़राब है और बहुत क्लियर ख़राब है। मुझे ऐसा लगता है कि जो कॉर्पोरेट ग्रोथ पिछले 6 महीने की है वो आज लिख लीजिए कॉपी पे, वो नेक्स्ट 6 महीने में नहीं आएगी। एटलीस्ट मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैंने जो इंडेक्स के टारगेट्स और जो सेट किए थे 2021 के स्टार्ट में पहले दिन 1 जनवरी 2021 की जो मेरी वीडियो थी उसमें मैंने इंडेक्स का एक टारगेट मैंने रखा था अपना। हर आदमी का अपना होता है। तमाम ब्रोकरेज हाउसेस की एक रिसर्च रिपोर्ट्स निकली थी और उन्होंने एक टारगेट सेट किए थे। मुझे फ़िलहाल नहीं लगता कि ये टारगेट से अचीव होने वाले। इवन कि मुझे 53,000 इंडेक्स भी नहीं लगता। कब तक नहीं लगता? क्योंकि मेरी मर्ज़ी नहीं है। मैं इंडेक्स चार्ट्स देख के बात कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से जो टेक्निकल चार्ट्स जो चीज़ें बता रहे हैं, तो अब इस वक्त इस महीने का मंथ ऑफ अक्टूबर का जो पिवट है वो है 46,300। ये कॉपी पे लिख लें, 46,300 ये मार्केट की लाइफलाइन है। ऑलरेडी मैं इसके नीचे खड़ा हूँ। डेलीज़ के क्लोज इसके नीचे आ रहे हैं कंटिन्यूसली, वीकली क्लोज कंटिन्यूसली इसके नीचे आ रहे हैं और अब मंथली क्लोज भी उसके नीचे ही हुआ है। अब जैसी बात है कि यहाँ मेरी वीडियो बहुत से लोग देख रहे हैं और जिनको टेक्निकल एनालिसिस का आइडिया नहीं, लेकिन जो लोग जानते हैं, जो लोग खुद से जानते हैं या जिन्होंने मुझसे कुछ चीज़ों को सीखा हुआ है, तो मार्केट 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे डेली, वीकली और मंथली क्लोज आने का मतलब ये है कि मार्केट तो गई। ठीक है, अब ये जो गई है बेसिकली इसमें ही कुछ चीज़ें आपको लेने का मौका मिलेगा। क्योंकि पिछले 5, 7, 8, 10 वर्किंग डेज अगर आप उठा लें तो मार्केट में एक पैनिक सेल है। उस पैनिक सेल में आपको कुछ चीज़ें जो है वो अच्छे रेटों पे मिलेंगी जो लेने वाली होंगी। अगर मुल्क में इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाली डायरेक्शन अगर आई है और अभी ये नहीं पता है कि इंटरेस्ट रेट कहाँ तक बढ़ेगा, तो इस वक्त बेस्ट चांस ये है कि मार्केट में कोई भी अपसाइड आए तो आप शफलिंग करें अपने पोर्टफोलियो में। उन चीज़ों से हटना शुरू करें, उन कंपनीज से बाहर आना शुरू करें जिन कंपनीज़ की हैवी बोरोइंग्स हैं बैंकों से और जिनको फाइनेंशियल कॉस्ट हिट करने जा रही है आने वाले दिनों में। और जो एक चीज़ और लोग अब रिकॉल करा रहा हूँ, आपको याद है पहले $1 बढ़ता था, डॉलर रुपी पैरिटी की बात कर रहा हूँ, तो आपके जो एक्सपोर्टर्स कंपनीज थी वो ऊपर का कैप लगा करती थी। लेकिन अब जो है डॉलर 151 से 172 आ गया और कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। जितने भी जो है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज हैं उनके अंदर कोई रिफ्लेक्शन नहीं आई। इसका बेसिक रीज़न ये है कि हम IMF में इस वक्त इस IMF प्रोग्राम में है नहीं। आपकी स्टॉक मार्केट 2 वक्तों में सिर्फ चली है। ठीक है, मैं जो बात कर रहा होता हूँ वो ठोक के कर रहा होता हूँ। ठीक है, अगर कोई मेरी बात से इत्तेफाक नहीं कर रहा तो वो अपना रिकॉर्ड चेक कर ले। ठीक है, मैं ठोक के कर रहा हूँ बात। आपकी स्टॉक मार्केट ने पाकिस्तान की तारीख में 2 वक्तों में परफॉर्म किया है असल। एक डिक्टेटरशिप जब कभी भी रही स्टॉक मार्केट अच्छी रही। दूसरा, जब भी हम IMF के पास रहे। क्योंकि हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमें फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिए एक डंडे की ज़रूरत रहती है, एक डिक्टेशन की हमें ज़रूरत रहती है। क्योंकि जब अभी आप उसकी पहली एग्जांपल यही देख लीजिए आप कि अभी 3 महीने पहले तक आपकी इकोनॉमी ऊपर जा रही थी और इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही थी और 3 महीने बाद आई एम सॉरी वाला सीन हो गया। ये है असल में मसला गवर्नेंस का और हमारे फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं है हमारा। अब बात यह है कि हम लोग नहीं समझ पाते शायद अपनी इकोनॉमी को और अपने मामलात को। ये बाहर वाले ही ज़्यादा सही हम लोगों के साथ कर रहे होते हैं। पेट्रोल प्राइस बढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, मुल्क के लिए अच्छा है। बिजली की प्राइस
पास ऑन होनी चाहिए। जो 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 सब्सिडीज़ गवर्नमेंट दे रही है, गवर्नमेंट नहीं अफोर्ड कर सकती, ठीक है, वो पास ऑन करनी चाहिए। मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि 3 साल क्या किया था भाई, 3 साल पहले कर लेते, 150 रुपये का पेट्रोल कर देते आप, उसी वक्त वो कड़वे घूंट एक साथ पिला देते ना। आज तो मुझे ये खुशखबरी चाहिए थी कि जब इकोनॉमी खड़ी हो गई है और अब हम मजबूत हो गए हैं और अब हम चैंपियन हो गए हैं, तो आज 7% से 6.5% इंटरेस्ट रेट होना चाहिए था ना। तालियां बजानी चाहिए थी कि देखो जी अब हम खड़े हो रहे हैं, हम ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। तो पता नहीं दुनिया की कौन सी स्टॉक मार्केट है कि जिस मुल्क के इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हों वहाँ की स्टॉक मार्केट बढ़ेगी। एक ही रीज़न हो सकता है बढ़ने का, एक ही फॉर्मूला है, वो यही है कि जो पिछले 8 साल से इस मार्केट के साथ कर रहे हैं ना, 4 आइटम बढ़ाओ, इंडेक्स के 4-6 आइटम पकड़ लें और उसको जो है ना 1500% बढ़ा दें उन शेयर्स को, आपका इंडेक्स बढ़ जाएगा। खूब तालियां बजाएंगे हम लोग कि देखो जी इस गवर्नमेंट के दौर में नया हाई बन गया हमारा। लेकिन अगर ये इंटरेस्ट रेट बढ़ने की अभी शुरुआत है और कहाँ तक बढ़ना है, जब तक ये क्लियर नहीं होगा मार्केट ठीक नहीं होगी। मार्केट में 46,300 पिवट रख के बाजार में बेरिश रहना चाहिए। इस डाउन साइड में जो मेरा पहला इमीडिएट टारगेट है, मैं उसको कर रहा हूँ 42,800 टू 43,000 बिटवीन मार्केट को आना चाहिए। और इन लेवल्स पे मैं बीच में 3 से 4 सेक्टर्स हैं जिनमें मैं शिफ्ट होना पसंद करूँगा। यानी अगर मुझे कोई अपसाइड मिलती है तो मैं एग्जिट करूँगा उन सेक्टर्स से जिनकी पिछले 6 महीने में तो मैंने बहुत ग्रोथ देखी है, लेकिन अब मुझे ये लग रहा है कि आने वाले 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर अब उनकी ग्रोथ में डिक्लाइन आना शुरू होगा और उस पैसे को शिफ्ट करना चाहिए कुछ नए सेक्टर्स की तरफ। क्योंकि हमें ये नज़र आएगा कि जब आप IMF के पास जाएंगे और इंटरेस्ट रेट जब आपका बढ़ेगा तो उसके इम्पैक्ट्स डिफरेंट सेक्टर्स की तरफ जाना शुरू होंगे। अच्छा, IMF के पास जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जो जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड आपकी कंपनीज और सेक्टर्स हैं उनमें पैसा जाएगा, उनमें वो रिफ्लेक्शन आनी शुरू होगी और ये जो 172 रुपये का डॉलर है इसकी जो रिफ्लेक्शन उन शेयर्स के ऊपर आनी शुरू होगी। अभी तक इसलिए नहीं आई थी कि हम IMF के प्रोग्राम में नहीं हैं और ये प्रोग्राम ख़तरे में पड़ा हुआ है और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से भी और ज़्यादा एक पैनिक है कि अल्लाह ना करे कि हमें मना ही ना कर दिया जाए कि नहीं जी आप जाएँ चाइना के पास, क्योंकि चाइना तो पहले ही नाराज़ बैठा है। तो इस वक्त तो हम आइसोलेटेड हैं पूरी दुनिया में, लेकिन चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ज़्यादा लंबा मामला है नहीं। 4 तारीख से IMF प्रोग्राम के लिए आप जा रहे हैं वाशिंगटन और 15 तारीख तक अप्रॉक्सीमेटली जो है ये आपका प्रोग्राम जो है इंशाल्लाह हमें मिल जाएगा IMF का ये प्रोग्राम। और मुझे लगता है कि फिर ये जो 10-15 दिन है ना, इसमें ही मार्केट को एडजस्ट करना है। IMF प्रोग्राम के बाद मार्केट ठीक हो सकती है, मार्केट ठीक हो जाएगी, सिर्फ हमें शफलिंग करनी पड़ेगी। अपसाइड जितने टारगेट्स मैंने दिए थे सब वापस ले रहा हूँ। 47,000 इंडेक्स से सेल कॉल दी हुई है, ये रिकॉर्ड में रखिएगा। और अभी भी मुझे लगता है कल परसों में यानी मंडे ट्यूसडे नेक्स्ट वीक के अंदर मार्केट में एक अपसाइड एक्सपेक्टेड है और जब वो अपसाइड आएगी तो मैं फोकस रखूँगा 46,300 को, इसको क्रॉस कराओ, इसके ऊपर बाजार को कुछ भी करके खड़ा करो। अदरवाइज़ कुछ दिनों में खुद पता चल जाएगा, गवर्नमेंट को भी पता चल जाएगा मार्केट कहाँ जा रही है आपकी और फिर क्या मार्केट में सीन हो जाएंगे। ये गलत हो जाएगा मार्केट के साथ। याद करें मैं पिछले दिनों भी कुछ अर्से पहले जब बाज़ार 47 और 48 के दरमियान ज़्यादा रुक गया था तो मैंने बीच में 1-2 बार एक बात की थी कि देखें ये जितना ज़्यादा बाज़ार रुक रहा है ना, ये अच्छा साइन नहीं है और सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। ये 42,000 से 49,000 तक की जो मेहनत है ये ज़ाया हो जाएगी, वो हो गई, ठीक है। और अभी भी हम नेगेटिव डायरेक्शन में क्लियर खड़े हुए हैं। एक बात मैं आपको बताऊं कि जब कभी भी स्टॉक मार्केट में हर एरा गैरा एक दूसरे को टिपे बांटनी शुरू कर देता है ना, तो मार्केट का यही हाल होता है। और जब ये हाल होता है ना तो फिर सीनियर्स की अहमियत का भी अंदाज़ा होता है। अब लोगों को पता लगेगा कि जिसने जिसको टिप दी हुई है ना, फलाना आइटम ले लो, मैं मना करता हूँ ये टिपें सोशल मीडिया पे मत दें, ये मैनिपुलेशन के ज़िम्मे में आता है, ये गैर कानूनी चीज़ है। आप मार्केट और फंडामेंटल्स को डिस्कस कर सकते हैं, एक दूसरे को टिपे शिपे दे के मरवा दिया है सबको, मैं आपको बता रहा हूँ। अब इस वक्त जब ये शफलिंग का टाइम आएगा और आपको सेक्टर और आइटम चेंज करने पड़ेंगे ना, तो इसमें बड़े बड़े जो है ना समझ लें कि सख्त डिसीजंस अपने पोर्टफोलियो के लिए हर आदमी को लेने होंगे। चीज़ों को एहतियात से रखें। IMF के बाद ही कोई बेहतरी अगर आती है तो आती है। अभी देखते हैं 4 तारीख से 15 तारीख के इन बिटवीन इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। मुझे लगता है कि IMF के प्रोग्राम में जाने से ये जो डॉलर रुपी पैरिटी भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हुई है, जो डॉलर काफ़ी ठीक ठाक ऊपर चला गया, हमारे यहाँ 172 रुपये ट्रेड हो रहा है, ये नीचे आएगा
इंशाल्लाह इसमें भी एक जो है ना वो, क्योंकि इधर भी एक अनसर्टेनिटी का जो है अंसर बहुत ज़्यादा है कि इन्वेस्टर जो है डर रहा है इस बात से, और इसीलिए उसने रुपये से शिफ्ट किया डॉलर की तरफ कि आपकी पॉलिसीज़ नहीं समझ में आ रही, आपसे कोई इदारा नहीं संभला ना सर्कुलर डेट आपने जो है वो अब तक रिजॉल्व किया। इंटरेस्ट रेट मुझे तो लग रहा है भाई ये तो कोविड का एक एहसान था अल्लाह मियाँ की तरफ से कि हम बच गए थे, 13% से आप आ गए थे 7% पे कोविड की वजह से। और अभी भी अल्लाह मियाँ से ही दुआ करें कि अल्लाह करे, क्योंकि देखिए इंटरनेशनल कमोडिटीज़ में एक बहरानी सिचुएशन है, पूरी दुनिया की कमोडिटीज़ के अंदर एक अपसाइड है, लेकिन लोग एक दूसरे को ये कह के दिलासे दे रहे हैं कि वो वहाँ पे भी ये हो रहा है, यूके में भी पेट्रोल के जो है वो क्राइसिस आए हुए हैं। तो भाई उन इकोनॉमीज़ के लिए क्राइसिस कोई बड़ी बात नहीं है, वो बर्दाश्त कर सकते हैं, हम यहाँ उधड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो मसला ये है कि जो इकोनॉमी हमारी बड़ी स्ट्रांग हो गई थी, फ़िलहाल वो फुस हो गई है दोबारा। और बड़े क्लियर बता रहा हूँ कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो स्टॉक मार्केट डिस्टर्ब रहती है, और एक ही चांस है कि IMF के पास जल्दी से चले जाएं हम लोग, अल्लाह करे वहाँ से हमें पैकेज मिल जाए, तो फिर चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, सेक्टर चेंज होंगे, उन सेक्टर्स के में शिफ्ट होने के लिए कुछ कैश अपने हाथ में रखें। डिप अपॉर्चुनिटी कब हो सकती है? डिप उसी वक्त अपॉर्चुनिटी होगी जब थोड़ा सा कैश हाथ में होगा। हर वक्त अगर इन्वेस्टेड रहेंगे, हर वक्त मार्केट के अंदर अगर टोटली इंजेक्टेड रहेंगे, तो फिर डिप अपॉर्चुनिटी नहीं है, डिप फिर मुसीबत बन जाएगी आपके लिए। इसीलिए 80% 70% कैश पे बैठा हुआ हूँ, बिठवाया हुआ है लोगों को कि चेंज होंगे आइटम IMF के बाद। IMF तक का इंतज़ार करें और अल्लाह मियाँ का इंतज़ार करें कि अल्लाह मियाँ जो है वो क्रूड ऑयल नीचे आना शुरू हो जाए तो हम बच जाएंगे, IMF आ जाए तो हम बच जाएंगे। हमारे वाले हमको नहीं बचा सक रहे, ठीक है, इनको कुछ नहीं पल्ले पड़ रही, रिटायरमेंट की एज है। कुछ नए हमारे यहाँ माशाल्लाह इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके जो पोजीशन होल्डर्स हैं, इतने बड़े बड़े जो है वो गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, यंगस्टर्स हैं। तो इमरान खान साहब को चाहिए इनको फाइनेंशियल टीम में लाओ भाई। ये जो एक्सपायर लोग हैं ये हर गवर्नमेंट के साथ थे और इन्होंने आज तक कोई रिज़ल्ट नहीं दिया, आज तक कोई रिज़ल्ट नहीं दिया। यही शौकत तरीन साहब पहले भी थे, पहले इन्होंने क्या कर लिया था, तो अभी भी वही हुआ है। अब ये ना हो कि गवर्नमेंट वाले मेरे पीछे लग जाएं, तो भाई ये मैं तो क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरा राइट है, मैं बोलूँगा जो चीज़ गलत हुई है वो हुई है। यानी कॉमन सेंस की बात है। आप कह रहे थे इकोनॉमी खड़ी हो रही है और इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं आप, या तो हम बेवकूफ़ हैं भाई या आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं। पागल नहीं बनाए, IMF के पास चले जाएं, अब वापस IMF ही है हमारा और एक अल्लाह मियाँ है भाई, ये दो ही चीज़ें हैं जिससे पाकिस्तान संभलेगा इंशाल्लाह, ठीक है। 44,300 नीचे 43,000 डिप पे बाय करेंगे, लेकिन इस अभी जल्दी कोई नहीं है, अभी सेल ऑन स्ट्रेंथ पे रहना चाहिए। IMF पे फोकस रखें, वहाँ पे जाके मामला ठीक हो जाएंगे। थैंक यू, आप लोगों का बहुत शुक्रिया।